नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द बुक सोसाइटी में, जहां हम आज की क्लास में सब्जेक्ट कोड BHIC 101 के चैप्टर नंबर 3 भाग 2 पर चर्चा करेंगे। इससे पहले इस चैप्टर की एक क्लास ऑलरेडी हो चुकी है, जहां हमने पढ़ा था कि पूरा पाषाण काल के लोगों की जीवन शैली कैसी थी, उनके आवास स्थल कैसे थे और वो किस प्रकार के औजारों का प्रयोग करते थे। अगर आपने उस वीडियो को नहीं सुना है तो सबसे पहले उस वीडियो को जरूर सुनिएगा, ताकि इस चैप्टर को आगे समझने में आपके लिए आसानी हो। आज की क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं वो ये पढ़ने वाले हैं कि मध्य पाषाण काल के लोगों की जीवन शैली कैसी थी, पाषाण काल के स्थल कौन से थे और खास तौर पर भीमबेटका की गुफा में क्या क्या चीज़ें मिली हैं। ये सब चीज़ें हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो अगर हम मध्य पाषाण काल की अगर बात करें तो सबसे पहले यही समझ लेते हैं कि मध्य पाषाण काल क्या है। तो मध्य पाषाण काल मानव प्रजाति से संबंध रखने वाला एक सांस्कृतिक काल है, जिसमें मनुष्य सांस्कृतिक रूप से आगे बढ़ेगा और उसकी जो जीवन शैली है वो और भी ज़्यादा विकसित हो जाएगी। अगर हम इस काल के मनुष्य की बात करें तो ये अपनी जैविक विशेषताओं के हिसाब से आधुनिक थे और इन्हें होमोसैपियंस कहा जाता था। होमोसैपियंस का मतलब है आधुनिक मानव, हमारे जैसा मनुष्य है। इस काल में माइक्रोलिथ के उपकरण की शुरुआत हुई और बड़े पैमाने पर इन माइक्रोलिथ के उपकरणों को बनाया जाने लगा, जो कि दांतेदार किनारे थे इनके पास, और साथ ही साथ ये माना जाता है इसके ऊपर लकड़ी की मूठ का प्रयोग किया गया था। अगर हम इस काल की अर्थव्यवस्था की बात करें तो जो लोग थे वो पशुपालन पर ही निर्भर थे, खाना बदोशी थे। इसके अलावा देखो, पहले लोग शिकार कर रहे हैं और इस काल में क्या कर रहे हैं, पशुपालन कर रहे हैं, बस इतना अंतर आया है। यानी कि आप देखो, पूरा पाषाण काल आपने पढ़ा होगा, पूरा पाषाण काल में इंसान क्या कर रहा है, शिकार कर रहा है, भोजन संग्रह कर रहा है। शिकार यहाँ पर भी कर रहा है, भोजन संग्रह यहाँ पर भी कर रहा है, लेकिन कुछ साक्ष्य ऐसे मिले हैं कि हाँ भाई, मनुष्य ना पशुपालन करना भी सीख गया है। मध्य पाषाण काल के दौरान जनसंख्या बढ़ेगी और नए नए पारिस्थितिक क्षेत्रों में इंसान बसने लग जाएगा। घरेलू फर्श, मानव कब्र, रिंग के स्टोन और मिट्टी के बर्तनों के साक्ष्य भी मिलेंगे। यानी धीरे धीरे करके मनुष्य जो है उसका रहन सहन जो है, उसके जो आवासीय तरीके हैं और उसकी जो जीवन शैली है वो धीरे धीरे विकसित अवस्था में आने लग जाएगी। तो पाषाण काल किसे कहते हैं? तो जिन खुली गुफाओं में प्राचीन मनुष्य रहा करता था, खुली चट्टानों पर रहा करता था, वहाँ पर जिस भी कला के हमें हस्ताक्षर मिले हैं उसे हम पाषाण कला कहते हैं। यानी कि जिन गुफाओं में, जिन खुली चट्टानों में, जिन जंगलों में जो प्राचीन मनुष्य रहा करते थे, जिन्होंने अपना आश्रय वहाँ पर बनाया था, रहने की जगह बनाई थी, वहाँ पर जिस भी प्रकार की कलाएं मिली हैं, जो भी चित्रकलाएं मिली हैं हमें, या जिस प्रकार के औजार मिले हैं, ये सब पाषाण कला या पुरातन कला के नाम से इन्हें जाना जाता है। इसमें शिलाचित्र भी हैं जिसे पेट्रोग्राफ कहते हैं, नक्काशियाँ भी की गई हैं, प्याली यानी कि पेट्रोग्लिफ, जिसे मैंने लास्ट वाली क्लास में बताया भी था आपको क्या होता है। इन शिलालेखों से, चित्रों से मानव मस्तिष्क को समझने का एक अनोखा अवसर हमें मिलता है कि उस समय का मनुष्य बिल्कुल भी ऐसा नहीं था जिसे हम गतिहीन कह सकें। उस समय का मनुष्य भी गतिशील था, वो चीज़ों को सोचता था और अपने मस्तिष्क का प्रयोग करता था। अभी तक ये भी स्पष्ट नहीं है जो होमो इरेक्टस, देखो होमो इरेक्टस कौन होते हैं, तो होमो सैपियंस से पहले जो मानव प्रजाति है उसे होमो इरेक्टस कहा जाता है। ये माना जाता है कि प्रजाति विलुप्त हो चुकी है। तो अभी तक हमें ये स्पष्ट नहीं है कि जो होमो इरेक्टस था ये निम्न पूरा पाषाण काल के दौरान था या नहीं था, इसके बारे में अभी किसी को कोई जानकारी नहीं है। खैर, होमो सैपियंस के 1.5 लाख साल के बाद उच्च पुरा पाषाण काल के दौरान मनुष्य का मस्तिष्क तेजी से विकसित हुआ और जल्दी जल्दी उसमें विचार आने लगे, अभिव्यक्ति होने लगी। इवन कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि इस दौरान शायद मनुष्य भाषा भी सीख गया था और विचारों का आदान प्रदान भी में भी करता हो। खैर, अब हम पाषाण काल के स्थलों की बात करेंगे। तो मध्य पाषाण काल की अगर हम बात करें तो अब तक हमने क्या सीखा कि मध्य पाषाण काल के दौरान जनसंख्या बढ़ी, नए नए पर्यावरणीय क्षेत्रों में इंसान बसा जाके, इतना ही नहीं, घरेलू फर्शों के बारे में पता चलता है, मानव कब्रों के बारे में पता चलता है, रिंग स्टोन और मिट्टी के बर्तनों के भी साक्ष्य मिले हैं। और पाषाण कला किसे कहते हैं? तो गुफाओं में, चट्टानों पर जो भी कलाओं के साक्ष्य मिले हैं उसे हम पाषाण काल की कला कहते हैं। इस दौरान मनुष्य जो था वो बहुत तेज गति से आगे बढ़ा और उसकी मस्तिष्क की क्षमताएं भी बहुत तेज गति से आगे बढ़ी। पाषाण काल के अगर स्थलों की बात की जाए तो भारत में उत्तर, पश्चिम, पूर्व, भारत के दक्षिण भाग, लद्दाख से लेकर जम्मू कश्मीर, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु और केरल तक बड़े पैमाने पर पाषाण कला के स्थल मिले हैं। और सबसे ज़्यादा जो पाषाण कला के स्थल हैं वो मध्य भारत में पाए गए हैं, जैसे कि छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में और उड़ीसा में। उसका एक रीज़न है क्योंकि यहाँ का जो भौगोलिक स्थिति है, जो कि हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ लिया था कि किसी भी स्थल का जो भूगोल है वो वहाँ के इतिहास को, और जो भी आज का इतिहास है वो प्राचीन काल के भूगोल से प्रभावित है। क्योंकि मनुष्य ने शुरुआत में कहाँ बसना शुरू करा, जहाँ उसके हिसाब से रहन सहन का स्तर हो, जहाँ नदियाँ हों, जहाँ उसे गुफाओं के स्थल मिल पाए हों। तो अगर हम मध्य भारत की स्थिति देखें तो यहाँ के जो पठारी प्रदेश हैं, नर्मदा की जो घाटी है, सतपुड़ा पहाड़ी के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर इंसान बहुत तेज गति से प्राचीन काल में बसते गए।
सबसे अधिक संख्या में पाषाण काल के स्थल यहीं पर इसलिए हमें मिले हैं। विंध्य की पहाड़ियाँ हों, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हों, ये इसी जगह पर है, मध्य भारत में ही हैं। तो इसलिए यहाँ की गुफाओं में मनुष्य को आश्रय मिला और मनुष्य ने यहाँ पर रहना शुरू किया, जैसे कि आप ये चित्र देख भी सकते हैं। तो इन आश्रय पर प्राचीन जितने भी शिकारी थे, खानाबदोश थे, पशुपालक थे, ये आसानी से इन जगह पर इन्होंने कब्जा कर लिया। और इसके बाद यहाँ पे बहुत सारी जनजाति रहने लगी, जैसे कि गौंड जनजाति, मुरिया जनजाति, कोरुकु जनजाति, भिलाला जनजाति। ये सब आदिवासी आज भी इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। विंध्या में भीमबेटका जो शैल है, सतपुड़ा में आदमगढ़ है, पंचमढ़ी है, ये सब सबसे महत्वपूर्ण पाषाण कला के स्थल माने जाते हैं। इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में दर की चट्टान, झारखंड में हजारीबाग, गिरिडीह और कोडरमडा, चतरा क्षेत्र अनेक ऐसे स्थल हैं जहां पर हाल ही के दिनों में खोजें हो रही हैं और लगातार पुरातात्विक ये प्रयास कर रहे हैं कि वो मनुष्य इतिहास को समझ पाएं। भीमबेटका, पंचमढ़ी और आदमगढ़ जैसे जो क्षेत्र हैं, ये उच्च पुरापाषाण काल से होते हुए मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल और प्राचीन ऐतिहासिक काल तक पुराने हैं। अब हम भीमबेटका के बारे में पढ़ेंगे विस्तृत रूप से। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि भीमबेटका का नाम भीमबेटका क्यों पड़ा। तो देखो, महाभारत में आपने भीम के बारे में जरूर सुना होगा। तो महाभारत के जो भीम थे, इन्हीं के नाम पर भीमबेटका की चट्टान जो है, भीम यहीं पर बैठते थे ये माना जाता है। और इसलिए ये माना भी जाता है कि जब पांडव वनों में थे तो वो यहीं के गुफाओं में ठहरे थे, इसलिए इस जगह का नाम महाभारत के पात्र जो भीम थे उन्हीं के नाम पर पड़ा, भीमबेटका का गुफा। भीमबेटका का सबसे पहला जो उल्लेख है वो भारतीय पुरातत्व रिकॉर्ड 1888 में है, जो कि एक बौद्ध स्थल के रूप में होता है। तो भीमबेटका की बात करेंगे तो भीमबेटका पाषाण काल का एक स्थल है जो कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। भीमबेटका भेनपुर के आदिवासी गांव के नज़दीक स्थित एक बड़े चट्टानी पर्वत का नाम है और वहां पर एक गुफा मिली है, इसलिए इसे भीमबेटका की गुफा कहते हैं। यह पहाड़ी मध्य भारत की पर्णपाती झाड़ियों से घिरी हुई है। पर्णपाती वन वो होते हैं जो साल भर में एक बार देखो भाई अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर मिट्टी की वस्तुएं मिली हैं, पशु और मनुष्य के अस्थियों के अवशेष मिले हैं, मिट्टी के बर्तन मिले हैं, जिससे हमें पता चलता है कि हाँ भाई इस दौरान यहाँ पर मनुष्य ने इसे आवास स्थान बनाया होगा। भीमबेटका की जो पहाड़ियाँ हैं ये अब्रक तथा बालू पत्थर की हैं। भीमबेटका तथा इसके आसपास 1000 मिलीमीटर वार्षिक वर्षा होती होगी ऐसा माना गया है। इसी कारण यहाँ पर जो पहाड़ियाँ हैं ये घनी वनस्पति वाली हैं। बारहमासी नदियाँ हैं यहाँ पे आसपास, जिसकी वजह से इंसान यहाँ पर बसा होगा। वनस्पति में बहुत सारी विविधताएँ हैं। 30 इस प्रकार के पौधे पाए गए हैं जिनका इस्तेमाल कंदमूल, जड़ों और फलों के रूप में किया जाता होगा और मनुष्य इनसे खाना खाता होगा। हिरण, जंगली सुअर, नीलगाय, चीता, भेड़िया, खरगोश, लोमड़ी जैसे जानवर यहाँ पर मिले हैं। नदियों में प्रचुर मात्रा में मछली मिली है। हालांकि प्राकृतिक ऐतिहासिक काल में स्थिति थोड़ी सी अलग रही होगी ऐसा माना जाता है, लेकिन फिर भी जीव जंतु और वनस्पति की यहाँ पर बहुत सारी भरमार होगी। क्वार्टज और सिलिका खनिज के स्रोत मिले हैं, जिसका उपयोग में भी औजार बनाने के लिए किया जाता होगा, क्योंकि क्वार्टज पत्थर के औजारों का बहुत बड़े पैमाने पर साक्ष्य मिले हैं। भोजन, पानी और कच्ची सामग्रियां यहाँ पर आसानी से उपलब्ध थीं। इसके अलावा अधिकतर जो औजार थे वो पीले अब्रक पत्थर से निर्मित किए जाते थे। हालांकि कुछ औजार काले स्लेटी अब्रक पत्थर से भी निर्मित किए गए थे, जो कि सुंदूर इलाके से मंगाए जाते थे। ये सब कहाँ मिल रहा है भाई? भीमबेटका की गुफा पे। तो भीमबेटका की जो गुफा है वहाँ पर क्या क्या चीज़ें मिली हैं ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है। इसके अलावा निम्न पुरापाषाण काल से जुड़ा हुआ समतल चट्टानों से निर्मित 5 फर्शों की भी पहचान यहाँ पर की गई है। अम्लीय मिट्टी है यहाँ की, यानी कि एसिडिक सॉइल है यहाँ पर। इसी वजह से यहाँ पर कोई भी अस्थि अवशेष नहीं बच पाए, यानी कि कब्रों में जो अस्थियाँ दफनाई गई होंगी वो यहाँ पर हमें नहीं मिल पाई हैं। इसके अलावा जो आज भी उत्खनन कार्य चल रहा है, तो एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है BS वकांकर। इसके साथ ही एक व्यक्ति और हैं VN मिश्रा, जो कि पुरातात्विद हैं। इन्होंने 3 आश्रय स्थलों की खुदाई करी है कि जहाँ पर मनुष्य रहता होगा, जिनके कुछ नाम भी दिए गए हैं, जैसे IIF 24, IIF 28, इसी प्रकार से IIF 15, IIF 23, IIF 33। ये माना जाता है कि ये सब पाषाण काल के। यहाँ से बहुत सारे औजार, पत्थर के उपकरण मिले हैं, जो कि पुरापाषाण, उच्च पुरापाषाण, मध्य पाषाण काल के हैं। पाषाण की अब हम चित्रकला की बात करेंगे तो भीमबेटका की गुफा से 642 यानी कि 642 शैल आश्रय में से 400 में चित्र मिले हैं, नक्काशियाँ मिली हैं, उत्कीर्णित हुए पत्थर मिले हैं, चित्रकारियाँ मिली हैं, जो कि भारतीय उपमहाद्वीप के मानव जीवन के सबसे प्राचीन निशानों को दर्शाते हैं। भीमबेटका अगर शैल की बात करें तो यहाँ पर यह माना जाता है कि उच्च पुरापाषाण काल में मनुष्य यहाँ पर रहता होगा। इसके अलावा पत्थरों के औजार के प्रमाण हमें मिले हैं, जो इस और यहाँ पर पुराने समाज से ही आदिवासी समाज रहता आता रहा होगा। इवन 2003 में UNO की जो ब्रांच है यूनेस्को, इसने इसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया है। यानी कि भीमबेटका को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में कब घोषित किया गया? 2003 में। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारी चित्र की चट्टानें मिली हैं,
खाली जगह और छतों पर ये चित्र पाए गए हैं। ये लाल, सफ़ेद, पीले और कहीं-कहीं काले रंगों से निर्मित हैं। भीमबेटका की चित्रकला में पशुओं का चित्रण किया गया है, जिससे हमें ये पता चलता है कि मे बी इन पशुओं को या तो मनुष्य शिकार करता होगा या इन पशुओं को पालता होगा। विभिन्न प्रकार के पशुओं के बारे में पता चलता है हमें। बैल हो गया, गौर, भैंस, नीलगाय, काला हिरण, बारहसिंगा, सांभर। इसी प्रकार से चीतल, होंग हिरण, बार्किंग हिरण, हाथी, गैंडे, बाघ, चीता, लकड़बग्घा, भेड़िया, सियार, लोमड़ी, बंदर, चूहे, बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमें पता चलता है। क्योंकि अगर इंसान चित्र बना रहा है तो मे बी वो चीज़ें वहाँ पर पक्का होंगी भी तो, या तो उन चीज़ों का शिकार करता होगा या फिर आसपास इन चीज़ों को देखता होगा। तो भीमबेटका के जो आंतर सामूहिक संघर्ष हैं, इनके बारे में पता चलता है। चित्रों में तीरंदाजों के शिकार के दृश्य भी दिखाए गए हैं कि किस प्रकार से शिकार किए जाते थे। शिकार के चित्रों में भाला, डंडे, तीर, धनुष, तो इन चित्रों से ये पता चलता है भाई इंसान इन चीज औजारों का प्रयोग करता होगा। यानी कि भाले का यूज़ करता होगा, डंडे का यूज़ करता होगा, तीर और धनुष का प्रयोग करता होगा। इवन बहुत सारे जाल भी मिले हैं, मछली फंसाने वाले जाल, कंदमूल को खोदते हुए मधु निकालने वाले जाल जैसे औजार भी हमें पता चलते हैं। तो ये सब चीज़ हमें किससे पता चल रही है? केवल और केवल चित्रकारियों से। जैसे कि यहाँ पर एक चित्र बना हुआ है, शैल आश्रय 3 में चित्र भीमबेटका का है। ठीक है, इस चित्र को आप यहाँ देख सकते हो। जैसे देखो इस पे एक चित्र, ये थोड़ा हिरन जैसा चित्र दिखाई दे रहा है हल्का हल्का। इसी प्रकार से एक चित्र देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर भी देखिए एक चित्र हल्का जैसा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर भी चित्र दिखाई दे रहे हैं। तो अगर ये चित्र बने हैं तो लोग इन चीज़ों का प्रयोग करते होंगे, तभी तो ये चित्र बने हैं। तो अगर आप इन चित्रों को ध्यान से देखो तो इनमें सींग, पाइप, ड्रम, ढिंडोरा पीटने वाले ड्रम, इससे पता चलता है ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का भी यूज़ किया जाता था। हमें हाथ के चिन्हों, अंगूठों के निशान, हाथ और उंगलियों के निशान भी मिले हैं। कुल मिलाकर इनकी आज के सिरे पर रहने वाले कृषक समाज से तुलना की जाती है। ये चित्र विभिन्न स्तरों में लाल और सफ़ेद रंगों को दर्शाती हैं। हरे रंग के चित्रों को सबसे प्राचीन माना गया है। यानी कि भीमबेटका की गुफा में सबसे प्राचीन चित्र कौन से होंगे? जो हरे रंग से रंगे गए हैं। हालांकि हेमटेट लाल रंग का इस्तेमाल ज़्यादातर चित्रों में किया जाता था। इसके अलावा बोलता है कि चारकोल या मैग्नीज से काले रंग को बनाया जाता था, जो बाद में इस्तेमाल किया गया होगा। प्रश्न ये उठता है, ये चित्र मिले हैं तो क्यों मिले हैं? इन चित्रों का निर्माण क्यों किया गया है? तो ये माना जाता है कि इन चित्रों का इस्तेमाल गुफाओं को सजाने के लिए किया होगा, या फिर मनोरंजन के लिए किया होगा, या खाली समय को निपटाने के लिए किया गया होगा। ये चित्रकलाएं ये भी दर्शाती हैं कि पुराने चित्रों को नष्ट करना या मिटाना जरूरी नहीं समझा जाता था। वो चित्र वैसे के वैसे ही बने रहने दिए जाते थे। इसके अलावा अधिकतर इनका प्रयोग मुसीबत से राहत पाने के लिए या फिर किसी शक्ति के प्रति आस्था व्यक्त करने के लिए किया गया होगा। ये भी हो सकता है कि शायद मनुष्य किसी प्रकृति को पूजता हो और जिस चीज़ को पूजता हो उसके वो चित्र बनाता हो और उसका धन्यवाद करता हो कि तुमने हमें जीवन जीने के लिए ये सब चीज़ें दी हैं। खैर, इसके लिए कुछ भी हो सकता है। तो कुछ लोग कहते हैं कि मुसीबतों से राहत पाने के लिए, अलौकिक शक्तियों के प्रति आस्था व्यक्त करने के लिए चित्र बनाए गए होंगे। लाल, हरा और सफ़ेद रंगों का इस्तेमाल मृत व्यक्तियों को सजाने के लिए किया गया था। कुछ चित्रों को बनाने के लिए अंगुलियों, कुछ को पंखों, लकड़ी या मोर पंखों या शाही के कांटों का इस्तेमाल भी किया गया था। अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता थी, यानी कि अपने मन के विचार आप प्रकट कर सकते हो। कुछ चित्र एकदम सीधी रेखा में थे, जबकि कुछ को बारीकी से निर्मित किया गया था। तो मध्य भारत में पंचमढ़ी और अन्य स्थलों के वनस्पति लगभग यहाँ पर नगण्य हैं। तो भीमबेटका का महत्व क्या है? तो भीमबेटका का महत्व यह है, इससे हमें प्राकृतिक ऐतिहासिक काल की तकनीक के बारे में पता चलता है, आर्थिक, जीव विज्ञान और कला के बारे में पता चलता है। 800 से भी अधिक शैल आश्रय हमें यहाँ पे मिले हैं, गुफाएं मिली हैं, जो कि विश्व का सबसे बड़ा समूह है। यहाँ से विश्व के सबसे सुंदर, समृद्ध यहाँ से हमें विश्व के सबसे सुंदर, समृद्ध प्राकृतिक ऐतिहासिक कला के उदाहरण मिलते हैं। इतना नहीं, यहाँ जो चित्र मिले उन्हें दो भागों में बांटा जाता है, प्राकृतिक ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। प्राकृतिक ऐतिहासिक चित्रों में जंगली जानवर हैं, शिकार है, मछली पकड़ने इत्यादि के दृश्यों को दिखाया गया है। रोजमर्रा के जीवन, नृत्य, गाना, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना, जन्मोत्सव और दुख मनाने के चित्र कम हैं। ऐतिहासिक चित्रकला में सजे हुए हाथी, घोड़ों के जुलूस, तलवारों, ढालों, भाले, धनुष और तीर के दृश्य हैं। भीमबेटका पाषाण कला के समूह को कई चरणों में वर्गीकृत किया गया है, क्योंकि देखो चित्रकला में बहुत सारे रंगों का इस्तेमाल किया गया है और इन रंगों को प्राकृतिक रूप से पीसकर बनाया जाता था। जैसे मान लो भाई कोई पौधा है, उसके रसायन के साथ जानवरों के खून को मिलाकर बना दिया गया है। लाल रंग को आयरन ऑक्साइड यानी गेरुए से मिलकर बनाया गया है। सफ़ेद चूना पत्थर से, हरे रंग को हरे चकमक पत्थर से बनाया जाता था। कुछ चित्र एक ही रंग में हैं, मोनोक्रोम चित्र कहते हैं इन्हें, जबकि अन्य चित्र अनेक रंगों में, जिन्हें पॉलीक्रोम कहते हैं। इन चित्रों में बहुत अधिक गतिविधियों को दर्शाया गया है, जिससे पता चलता है कि पुरुष क्या कार्य करते होंगे और स्त्रियां क्या कार्य करती होंगी। जैसे पुरुषों को शिकार करते हुए दिखाया गया है, तो बाहरी काम कौन करता होगा? पुरुष करता होगा। जबकि महिलाओं को भोजन तैयार करते हुए और संग्रह करते हुए दिखाया गया है। तो कुल मिलाकर विद्वानों ने, जैसे कि यशोधरा मतपाल और अन्य विद्वानों ने 9 चरणों में मनुष्य के इतिहास को बांटा है यहाँ पर। जैसे कि सबसे पहला है प्रागैतिहासिक चरण। प्रागैतिहासिक चरण में 5 चरण हैं।
पहले चरण में वृहताकार जानवर हैं जिसमें भैंस, हाथी, बड़ी बिल्ली और जंगली मवेशी हैं। इसके अलावा चरण 2 में जानवर और मानव की छोटी-छोटी आकृतियाँ हैं। चरण 3 में ऊर्ध्वाधर धारियाँ हैं, मनुष्य के साथ बड़े आकार के जानवर दिखाई दिए हैं। चरण 4 में सुनियोजित और सरल आकृतियाँ हैं और चरण 5 में सजावटी लंबे सींगों वाले जानवर हैं। फिर क्या हुआ, जब कृषि जीवन की शुरुआत हुई तो चरण 6 की शुरुआत हुई। चरण 6 बिल्कुल अलग है। कठोर पैरों के साथ एक आयत में जानवरों के शरीर हैं और कुबरदार जानवर भी हमें दिखाई देते हैं। बैलगाड़ी और रथ के साथ जुते हुए बैल भी दिखाई देते हैं। ऐतिहासिक चरण की बात करें तो यहाँ पर घुड़सवार, हाथी पर सवार लोग दिखाई देंगे, सैनिकों का जुलूस दिखाई देगा और ज्यामितीय मानव चित्र दिखाई देंगे। तो ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। आई होप सो अगर क्वेश्चन भीमबेटका के बारे में आपसे पूछे तो आप बता दोगे। भारत के दो प्रसिद्ध पाषाण काल स्थलों की चर्चा करें तो एक तो आपने पढ़ा भीमबेटका के बारे में, तो भीमबेटका के बारे में एक तो विस्तृत रूप से आप वर्णन दे सकते हो। इसके अलावा आपने लास्ट वाली क्लास में इस चैप्टर के जो पहला पार्ट था वहाँ पर पूरा पाषाणकालीन स्थलों के बारे में पढ़ा था, जैसे कि हुंसकी के बारे में पढ़ा था, तो उसका भी आप यहाँ पर वर्णन कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है भीमबेटका के पाषाण काल पर किन नमूनों का प्रभुत्व है और ये किन प्रकार के भाव निहित हैं। तो पूरी की पूरी आप मध्य पाषाण काल की कला बताओगे और भीमबेटका पे जो जो चित्र मिले हैं उसके बारे में यहाँ बताओगे। आगे चैप्टर का सारांश है और चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। आई होप सो चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। देखिए, हिस्ट्री ऑनर्स जो बच्चे कर रहे हैं उन्हें गहराई से अध्ययन करना ही पड़ेगा और इसके अलावा हिस्ट्री कोई ऐसा सब्जेक्ट तो है नहीं जिसमें आपको बहुत सारी कहानियाँ सुनाई जाएं और आप खुश हो जाओ। इसमें आपको डीपली अध्ययन करना ही पड़ेगा। जो मेन मेन पॉइंट्स हैं, जैसे भीमबेटका की गुफा को यूनेस्को की धरोहर स्थल कब घोषित किया गया, या फिर कहाँ से किस प्रकार के मृदभांड मिले हैं, किस प्रकार के कहाँ पर रंगों का प्रयोग हुआ है, ऐसे नोट्स आपको बनाने पड़ेंगे जो ना सिर्फ आपके इग्नू में बल्कि कम्पिटिटिव एग्जामों में भी बहुत ज़्यादा काम आएंगे। तो मिलते हैं आपसे चैप्टर नंबर 4 के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करते रहें और वीडियो को लाइक जरूर करें।